अब हम लोग राजपूत काल के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद पुष्यभूत में, जो पुष्यभूत यानी वर्धन वंश का सम्राट था, सम्राट हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु के बाद पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य बन गए। केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। वो केंद्रीय शक्ति जो एकता के सूत्र में गुप्त काल शासनकाल तक बंधी हुई थी, उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन ने बांधा और धीरे 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 करके राज्य में एकता की शक्ति का अभाव हो गया और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य विकसित होने लगे थे। इसी केंद्रीय के शक्ति के अभाव में जब छोटे छोटे राज्य विकसित होने लगे, जिन्हें जो क्षेत्र थे जिन्हें राज्य कहा जाता था, और छोटे छोटे राज्य तो क्या स्वामी अलग अलग होने लगे और देश में एकता का बिल्कुल अभाव हो गया। तो और इस जो छोटे छोटे राज्य बने थे, इनके संस्थापक हमें ज़्यादातर राजपूत थे। इन्हीं राजपूतों ने छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा राजपूत सत्ता आपस में संघर्ष करते रहते थे। जो राजपूत थे वो सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे कि हम बड़े या हम बड़े, मेरा क्षेत्र फैल जाए या मेरा क्षेत्र फैल जाए, इसके लिए ये निरंतर संघर्ष करते रहते थे। अब राजपूत जो अभी हमने बताया आपको कि राजपूत थे, इन्होंने राज्यों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को स्वतंत्र कर लिया था, जिन्हें वो अपना राज्य कहते थे, और अपने को वहाँ का राजा घोषित करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और दूसरे के राज्यों से संघर्ष करके उसे अपने में मिलाने का प्रयास करते रहते थे। तो ये राजपूत थे कौन? सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है कि ये राजपूत आखिर थे कौन। तो हम लोग पहले देख लेते हैं राजपूत कौन थे। राजपूत वंश का उदय जो 7वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है और 11वीं शताब्दी तक आते आते यह राजपूत वंश एक प्रमुख राजवंशों में प्रसिद्ध हो गया था। ये राजपूत वंश जो 11वीं यानी 4 शताब्दी के अंदर ही इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो जिसमें प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश और गहड़वाल वंश, चंदेल वंश राजवंश जो प्रमुख राजवंशों में से एक थे। अब हम लोग भूमि अनुदान प्रथा के बारे में जान लेते हैं। भूमि अनुदान प्रथा क्या है? भूमि अनुदान प्रथा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूमि माने जमीन और अनुदान माने दान में दी गई जमीन, अर्थात जो जमीन दान में दी जाती थी उसे भूमि अनुदान प्रथा कहा जाता था। जो हमारा भारतीय समाज था, यानी प्राचीन भारतीय समाज धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदलता जा रहा था, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, यानी भूमि अनुदान प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारण था। कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति में सबसे बड़ा योगदान इसी भूमि अनुदान प्रथा का था। तत्कालीन राजा, जो उस समय राजा हुआ करते थे, वो लोग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन की जगह पर, पारिश्रमिक की जगह भूमि देते थे और इस भूमि का स्वामित्व उन्हीं को प्रदान कर देते थे। अर्थात ये लोग जो भूमि अनुदान में भूमि लेते थे, वो भूमि को पर अब शांति व्यवस्था, उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य और राजस्व एकत्रित करने का कार्य तथा उस क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य उसी अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ऊपर होता था। और ये उस क्षेत्र का, कह सकते हैं इस क्षेत्र में ये स्वतंत्र अधिकार इनको प्राप्त हो गए थे। यही कारण है कि राजा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि जब राजा भूमि अनुदान में उन लोगों को भूमि दे देता था और उस क्षेत्र में उसे स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी उसका पूरा स्वामित्व उस प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गया था, तो राजा की शक्ति तो उस क्षेत्र से धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। और यही कारण हो गया कि जब महत्वपूर्ण जो राजा की शक्ति थी वो धीरे धीरे घटने लगी और ऐसे क्षेत्र राजा के नियंत्रण से दूर होते चले गए, जो भूमि अनुदान प्रथा के कारण ये संभव हो पाया। अब हम लोग राजपूत शब्द के बारे में जानते हैं। राजपूत शब्द संस्कृत शब्द के राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। राजपूत, पुत, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में अगर हम देखें तो पुत्र को पुत ही कहते हैं। जो अभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ शब्द है, शुद्ध शब्द तो पुत्र है। तो उसी तरह राजपूत जो था वो राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्द है ये राजपुत्र, यानी राजा का बेटा। ये लोग, यह शब्द राजकुमार या राजवंशों के लिए प्रयोग होता था। जो राजवंश के कुमार थे, जो राजा के पुत्र थे, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे यही शब्द
क्षत्रिय वर्ग के रूप में उभरकर सामने आ गया। अब हम लोग सबसे पहले प्रतिहार वंश यानी उज्जैन के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश जो प्रतिहार वंश था, जो उज्जैन के क्षेत्र के प्रतिहार वंश थे, इन्हें ही गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वह नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम के ही शासनकाल में प्रतिहारों का राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ और नागभट्ट प्रथम ने ही अरब देश से आए हुए आक्रमणकारियों को सिंध नदी के से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, यानी एक शक्तिशाली सम्राट था। और इसके अलावा प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल थे, उनके दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। इससे ये पता चलता है कि इस काल में युद्ध के साथ साथ कला और साहित्य का संरक्षण भी प्राप्त था। प्रतिहार वंश के जो और प्रमुख शासक हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये जो सूची आपको दिख रही है, ये प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासकों की है, जिन्होंने कितने समय तक शासन किया। इसको हम लोग देख लें। नागभट्ट प्रथम जो इस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, उसका शासनकाल 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। उसके अलावा जो दूसरा शासक था वत्सराज, उसका शासनकाल 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक का था। और तृतीय जो था वो नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय ने 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक शासन किया। और मिहिरभोज का शासनकाल हम लोग देखें तो 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक था। और जो महेंद्रपाल, जिसके दरबार में राजशेखर नामक सुप्रसिद्ध रचनाकार रहते थे, उसका शासनकाल हम देख लें तो 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक था। इस तरह हमने देखा कि प्रतिहार वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने इस वंश का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया है। अब हम लोग गहड़वाल वंश की बात कर लें। गहड़वाल वंश जिस तरह से प्रतिहार वंश उज्जैन में प्रसिद्ध था, उसी तरह गहड़वाल वंश कन्नौज में प्रसिद्ध था। ये कन्नौज हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम चंद्रदेव था। गहड़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और लेकिन साथ ही साथ इन्होंने काशी को भी दूसरी राजधानी बनाया। काशी जो आजकल वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज को एक राजधानी और काशी को दूसरी राजधानी बनाने का अर्थ ही यह हुआ कि इनका साम्राज्य विस्तार कन्नौज से काशी तक तो अवश्य ही रहा होगा, क्योंकि दो राजधानियां बनाने का मतलब ही था कि इनका विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। इस वंश के जो शासक थे गोविंद चंद, उन्होंने अनेक तुर्क आक्रमणों को विफल किया। ये एक बहादुर शासक थे। तुर्कों के जितने आक्रमण होते थे ये अपने क्षेत्र में उसको विफल कर देते थे और उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर देते थे। गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम जयचंद था। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर के युद्ध में मैदान में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और चंदावर के मैदान में जयचंद हार गया और गौरी की विजय हुई। इसी के साथ ही गहड़वाल वंश का अंत हो गया। गहड़वाल वंश के कुछ और प्रमुख शासक थे। इनके जो प्रमुख शासक कितने वर्षों तक शासन किए, इसका ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम संस्थापक की बात कर लें तो चंद्रदेव इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 1080 ईस्वी से 1085 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद गोविंद चंद की बात करें हम, जो गोविंद चंद जो इसका शासनकाल का इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसने शासन किया 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक। और इसके बाद विजय चंद का शासनकाल आ गया, जो 1156 ईस्वी से लेकर 1170 ईस्वी तक इसने अपने क्षेत्र में शासन किया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक अपने कन्नौज पे राज्य किया। और इसी के साथ ही मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ चंदावर के युद्ध में इस
हारने के बाद इस वंश का अंत हो गया था।